हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा। जैसे आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी सदस्य के तौर पे चयन होना और अगस्त 2021 में अध्यक्ष के तौर पे चुनाव होना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में क्या होगा, पूरा यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, कौन अस्थायी सदस्य है, कौन अस्थायी सदस्य है, कैसे कैसे चुनाव होता है, किसको वीटो पावर मिला हुआ है, इन सारी बातों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। अगली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी वो कई बार आप देख रहे होंगे रैंकिंग आ रहा है, जैसे अंकटाड की रैंकिंग आई थी और जो रशिया में अभी विजय परेड होने वाला है वहाँ पे भारत का उपस्थिति होगा, तो भारत क्यों उपस्थित हो रहा है, भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला टॉपिक आज का क्या है, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का चुनाव, अर्थात कह सकते हो यूनाइटेड नेशन, इसको बोलेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कई बार आप हो सकता है ऐसा लिखा हुआ देखते होंगे, ठीक है, तो हड़बड़ाइएगा मत, एक ही बात है। इसमें आपको पता है कि कुल कितने होते हैं, कुल 15 सदस्य होते हैं, ठीक, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो पावर दिया गया है। कौन कौन है, तो देखिए आपको एक बार बताना चाहूँगा मैं, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, एक ही बात है, और एक को देखेंगे यहाँ पे फ्रांस है। इसके अलावा अगर ये अस्थायी सदस्य है मेरे दोस्त, तो इसके अलावा 10 ऐसे हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। अगर अस्थायी सदस्य इसका मतलब चुनाव होता होगा और प्रत्येक 2 वर्षों पर 10 सदस्यों का चुनाव हो सकता है, या दूसरी भाषा में मैं कहूँ या दूसरे तरीके से कहूँ तो प्रत्येक 1 वर्ष में 5 सदस्यों का चुनाव होता होगा। तो आपको समझाता हूँ, देखिए, तो अस्थायी सदस्य कितने हैं टोटल मेरे दोस्त, 10 हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 ईयर होता है, मतलब जो भी सदस्य चुन कर आएंगे वो 2 साल रहेंगे, 2 साल के बाद कोई और आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका अस्थायी है तो इसका चुनाव होता है, बिल्कुल होता है। प्रत्येक 5 देशों का चुनाव होता है, प्रत्येक वर्ष 5 देशों का चुनाव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हर साल 5 देश का चुनाव होगा। तो इस साल भी, इस बार भी 5 देश का चुनाव हुआ है 2020 में या 2020 में। तो उनमें से भारत है, आयरलैंड है, नॉर्वे है, मेक्सिको और केन्या। सबसे पहले बता दूं तो ये 5 देश का नाम जरूर आपके जुबान पे होना चाहिए, कि कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि हाल फिलहाल के जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ उनमें से कौन से देश हैं, कौन से देश नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो बना सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। हम भारत वाले हैं तो भारत के बारे में थोड़ा डिटेल से जरूर पढ़ना चाहेंगे। तो भारत को देखिए, जब वोट हो रही थी तो 192 में से 184 वोट मिला भारत को, तो एक तो बनता है ना भाई, जबरदस्त वाला हुआ। ठीक, दूसरी बात, इसका कार्यकाल अगर देखेंगे तो 1 जनवरी से शुरू होगा, तो 1 जनवरी 2021 से, ठीक है, अभी से नहीं हो रहा। नेक्स्ट चीज देखिएगा, भारत अगस्त 2021 में यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा। तो एक बार और खुशी की बात बनती है, समझ पा रहे हैं ना आप, अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात होगी अपने राष्ट्र के लिए। ठीक, यूनाइटेड नेशन का अगर गठन की बात करूं तो आप देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तब की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद एक बड़ी संस्था के रूप में उभर कर सामने आई थी यूनाइटेड नेशन, और इस तरह से चलता चला जा रहा है। बार बार कई बार आपसे एग्जाम में देखिएगा पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ, 1945। अगर डे पूछे एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे, 24 अक्टूबर को। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरी जो न्यूज है इंपॉर्टेंट है, ये भी, कैथी सुलिवन, ये कौन है, देखिए, ये एक अंतरिक्ष यात्री भी है और दूसरी बात समुद्र विज्ञानी भी है। ये 1984 में अंतरिक्ष का यात्रा कर चुकी हैं। साथ साथ अभी 2020 के आसपास में अगर देखेंगे तो ये समुद्र के सबसे गहरे बिंदु नाम चैलेंजर द्वीप पर ये पहुंची थी। ठीक है, तो चैलेंजर द्वीप पर पहुंचने वाली ऐसी एक प्रथम महिला है ये। तो इंपॉर्टेंट तो हो गया ना, चाहे तो ये पूछ ले, ये पूछ ले, या इससे पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि सबसे गहरा क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक, अगली बात आप देखेंगे, इसके बारे में बात जानना चाहोगे आप कि कितनी गहरी है ये। ठीक है, चैलेंजर द्वीप, तो आप बताओगे 10,902, सॉरी यहाँ किलोमीटर नहीं होगा भाई, मीटर। ठीक है, लगभग अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 11 किलोमीटर होगा, और अगर मीटर में देखेंगे तो 10,902 मीटर होगा। अगली बात देखिए, ये जो चैलेंजर द्वीप है ये है कहाँ, प्रशांत महासागर के मारियाना द्वीप समूह। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को, जो आप मारियाना द्वीप समूह है, आपको एक बार मैं मैप में दिखाना चाहूँगा। आइए मेरे साथ एक बार, ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं,
इस क्षेत्र में मरियाना ट्रेंच, और यहीं पे है सबसे गहरी क्षेत्र। तो ये दिख रहा है आपको, पैसिफिक ओशियन दिख रहा होगा। तो पैसिफिक ओशियन में एक मरियाना द्वीप समूह है, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे है सबसे गहरी, और यहाँ पे वो गई थी चैलेंजर द्वीप के पास, ठीक है। और तो ये दिमाग में आपका होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप रखेंगे। नेक्स्ट, अगली बात देखिए, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाएगा? 17 जून। तो सबसे पहले इसको समझिए, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है डेजर्टिफिकेशन। लगातार क्या हो रहा है? डेजर्ट एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, विश्व स्तर पर। सूखा रोकथाम मतलब जो डेजर्ट बढ़ेगा तो अपनी obvious सी बात है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र रहा होगा। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि जो 1995 से मनाते जा रहे हैं, और इसका घोषणा किसने किया या किसके द्वारा मनाया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा, ठीक। सबसे पहले ये समझिए कि विश्व में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र की जो भूमि है उसका निम्नीकरण हो रहा है, मतलब कम रहा है। अगली बात देखिए, सूखा से जागरूकता क्या होगा? बढ़ाना चाहिए। मतलब जो एरिया सूखा है वहाँ पे अगर आप जागरूकता बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे लोग क्या करेंगे? क्रॉप्स करेंगे, फसल लगाएंगे। प्रतिवर्ष मरुस्थलीकरण धीरे धीरे क्या हो रहा है? विश्व स्तर पर देखेंगे तो बढ़ रहा है, ठीक है। भारत का प्रयास क्या है? भारत मरुस्थलीकरण को कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत में देखेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप कल बता रहा था, सॉइल हेल्थ कार्ड कल बता रहा था। उसके बाद देखेंगे आप नीम कोटेड यूरिया, ये सारे जो चीज़ है वो क्या कर रहा है? लास्ट 5 ईयर में अगर भारत को देखेंगे तो फॉरेस्ट एरिया में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। साथ साथ जो क्रॉप एरिया है उसका क्षेत्र बढ़ा है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ा है, इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र का भारत में उत्थान हुआ है। अगली न्यूज़ की बात करूं, अगली न्यूज़ देखिए, विजय परेड दिवस। तो विजय परेड दिवस कहाँ मनाया जाएगा? ये रशिया में हर साल मनाया जाता है। कब से और क्यों मनाया जाता है? देखिए 1945 में नाजी जो जर्मनी के आत्मसमर्पण किया था, उसी समय से हर वर्ष रशिया इस चीज़ को परेड दिवस के रूप में मनाता है, परेड के रूप में मनाता है। अगली बात देखिए, इस बार भारत के तीनों सेनाओं को भी शामिल किया जाएगा। तीनों सेना का मतलब क्या हुआ? स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना की बात हो रही है, क्लियर। अगली चीज़ देखिए आप, गेस्ट ऑफ ऑनर किन्हें दिया जाएगा? रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन को दिया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा निकाला जाता है। आप जानना चाहोगे कि इसका रैंक किसका कैसे है? तो रैंक के स्तर पे देखेंगे तो पहला रैंक दिया गया है सिंगापुर को, ठीक, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्विट्जरलैंड को। लेकिन अपना भारत का स्थान हम देखना चाहेंगे और वो है 43, काफ़ी पीछे रैंक है, बट कोई बात नहीं। ब्रिक्स देशों में अगर आप नज़र डालोगे, कई बार सवाल ऐसा पूछता है कि ब्रिक्स देशों में भारत की रैंक क्या है, या ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छा रैंक किसका है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ब्रिक्स देशों में आप क्या बताएंगे? सबसे पहला मतलब अच्छा रैंक किसका है? तो चाइना का है। टॉपर चाइना नहीं है, ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छा रैंक चाइना का है। दूसरे नंबर पे इंडिया का है, तीसरे नंबर पे रशिया का है, फिर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का है, क्योंकि आपको पता होगा ब्रिक्स में यही 5 देश भी शामिल हैं। नेक्स्ट चीज़ देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? सबसे पहले क्यों मनाया जाता है? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेशन देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। वैसे में क्या होता है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें अगर ब्लड मिल जाता है तो उनका लाइफ, ज़िंदगी बच जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ये 2004 से WHO के द्वारा मनाया जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। ये 14 जून को मनाया जाता है मेरे दोस्त, जरूर याद रखिएगा। जीवनदायी उपहार के रूप में दिए जाने वाले रक्तदाताओं को थैंक्स बोला जाता है और एक तरह से जागरूकता भी बढ़ाया जाता है। ये स्वैच्छिक होता है और अवैतनिक होता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार लोग डोनेट करते हैं और इसमें कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, इसीलिए अवैतनिक कहा जा रहा है यहाँ पे। अगली बात, हर साल लाखों व्यक्ति की जान को बचाया जाता है। एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है ये, समझ पा रहे हैं? आप लोगों को भी जब मौका मिले ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए, मैंने 1-2 बार करा है। विश्व निवेश रिपोर्ट ये निकालता है अंकटाड, इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। तो इसमें विश्व निवेश रिपोर्ट जो आया है इस बार, वो बोला जा रहा है कि भारत का विश्व स्तर पे 9th रैंक है, ठीक है। 9वां सर्वाधिक निवेश प्राप्तकर्ता देश है भारत। तो बस इतना सा दिमाग में रखना है। सवाल ये पूछेगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन निकालता है? आंसर अंकटाड। भारत का रैंक क्या है? आंसर 9, ठीक। अगली बात देखिए, भारत नेपाल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।
फिलहाल आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच में विवाद भी चल रहा है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। ये क्षेत्र में करंट अफेयर्स में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो उत्तराखंड का क्षेत्र देखेंगे और भारत का जो लगा हुआ उत्तराखंड हो गया, मैं इसको अभी मैप में आपको समझा दूंगा, ठीक। दूसरी बात देखिए, पशुपति मंदिर परिसर में जो इसका जो मेन न्यूज है इससे संबंधित है। पशुपति मंदिर आपको पता होगा ये शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पशुपति मंदिर परिसर में क्या हुआ, ये जो बागमती नदी के तट पर है, कोसी की सहायक नदी है बागमती नदी, और आपको पता होगा नेपाल की सबसे बड़ी मंदिर है ये पशुपति मंदिर, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। मैं आपको बताता हूँ इसको पढ़ना क्यों, क्योंकि भारत के साथ इसका ज्ञापन हस्ताक्षर हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपको पता होगा कि शिव का पूजा भारत में भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से दोनों की वो मतलब संस्कृति का सवाल है, इसीलिए। अगली बात देखिएगा गलवान घाटी। तो गलवान घाटी अगर आप देखना चाहेंगे तो पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो कहाँ पे है गलवान घाटी, फिलहाल लद्दाख के क्षेत्र में। लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी है भारत की। मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल देखेंगे गलवान घाटी में क्या हुआ संघर्ष किसके बीच हुआ, इंडिया और चाइना के बीच हुआ। आपको पता होगा कि इंडिया के लगभग पुत्र शहीद हो गए, और वहीं पे अगर चाइना की तरफ आप देखेंगे तो चाइना का 43 लोग माने जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे इंजर्ड भी हैं। तो एग्जैक्ट आंकड़ा का फिलहाल पता नहीं चला है, बट भारत अपने तरफ से उन्होंने घोषित करा है कि 20 का आंकड़ा है, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, क्योंकि चाइनीज है ही ऐसा, समझ पा रहे हैं, जितना जल्दी इसको निपटाए उतना अच्छा है। फिलहाल मैं आपको इसका लोकेशन भी एक बार बताना चाहूँगा गलवान घाटी की। अब देखिए, आपको पता होगा एक और शब्द सुन रहे होंगे आप लोग, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सुने होंगे। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखिए, ये पहले जम्मू कश्मीर हमारा पूरा था। अब ये जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा, जैसे मैं यहाँ पे कट किया, एक्चुअली नया वाला अपडेटेड मैप अभी फिलहाल मैं नहीं लाया हूँ। तो ये इधर का क्षेत्र जम्मू कश्मीर बन गया, इधर वाला क्षेत्र लद्दाख बन गया। तो लद्दाख का जो क्षेत्र है ये अक्साई चाइना वाला क्षेत्र, अक्साई चाइना के क्षेत्र में वो सब चल रहा है, गलवान घाटी वाला जो मुद्दा चल रहा है। आपको हमेशा पहली बार भी जब करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको गलवान घाटी की चर्चा किया था, और वो जरूर दिमाग में रखिएगा। वो एक्चुअली दोनों कहते हैं, भारत कहता है हमारा हिस्सा है, चाइना कहता है हमारा हिस्सा है। चाइना का तो है ही नहीं, कब से चाइना इधर आ गया, एक्चुअली वो तिब्बत का पार्ट होया करता था, मतलब गलवान घाटी नहीं, जो बाउंड्री लगता है भारत से वो तिब्बत का पार्ट होया करता था। बाद में क्या हुआ, किसी तरह से 1962 का जब वार हो रहा था, उसमें गलवान घाटी का कुछ क्षेत्र पे उसका, अक्साई चाइना पे उसका हिस्सा है, बना के रखा है अपना माहौल, लेकिन उसका एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए वो संघर्ष का मुद्दा है, अब कैसे बताऊं। अब यहाँ पे जो विवाद का क्षेत्र मैं बताया था भारत नेपाल का, तो भारत नेपाल वाला विवाद का रीजन ये वाला है, ठीक। यहाँ पे क्या बोलता है, नेपाल की इधर का क्षेत्र मेरा है, और जबकि अभी का जो वर्तमान मैप है वो उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है, भारत के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। तो अब नेपाल काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक के लिए अपना दावा पेश कर रहा है, जबकि अभी भी भारत का कहना है कि ये हमारा क्षेत्र है। वर्तमान समय में देखेंगे कि नेपाल ने नया मैप जारी करा, उसमें ये सारे क्षेत्र को अपने एरिया में दिखा रहा है, तो फिर उसके दिखाने से तो उसका क्षेत्र नहीं हो जाएगा। इस तरह की मुद्दे हैं। तो इस तरह से मैं जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का टॉपिक था मैं अपने तरफ से समाप्त करता हूँ इस वीक का, और मैं उम्मीद करूँगा आपको सही लगा होगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया हो या कोई सजेशन हो, बिल्कुल देने से चूके ना, ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम के मुझ तक पहुँचाएँ मेरी टीम, और मैं उस पर कोशिश करूँगा अगर कोई समस्या होगा तो उसे सोल्व करने का, अगर कोई टॉपिक छोटा होगा तो उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेने का, ठीक है। चैनल पे बने रहें, धन्यवाद।